हाँ जी, सर ब्रेक के बाद स्वागत है और ये रिकॉर्डिंग मैंने नेक्स्ट डे करी है। तो कैसा रहा आपका ब्रेक? मेरा ब्रेक तो बहुत ही लंबा हो गया है। चलिए आइए हमने देखा था प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एक पार्ट हमने कर लिया था जिसके अंदर हमने देखा था कि 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोसेस कॉस्ट के अंदर। पहला आपके पास ये आ गया, दूसरा है डब्ल्यूआईपी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये भी खत्म कर लेंगे। तो मतलब अब हम जो हमारी क्लास होगी उसमें दोनों पार्ट हम रिवाइज कर लेंगे। आइए सर। सबसे पहले हम कंसेप्ट लाते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कंसेप्ट क्या होता है। बेसिकली इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी डब्ल्यूआईपी जब बच जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर अभी थोड़ा काम हो गया है और थोड़ा रह गया है। लेट्स सपोज एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। डब्ल्यूआईपी के मतलब तो पता है आपको, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यूआईपी का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है किसी भी गुड्स के अंदर कोई यूनिट, कोई प्रोडक्शन हम कर रहे थे, उस प्रोडक्शन यूनिट के अंदर कुछ यूनिट हमने अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। बेसिकली मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ और उस प्रोडक्ट के अंदर अभी तक मैंने 100% अपना वर्क अभी कंप्लीट नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी कुछ हमारा काम होना उस प्रोडक्ट के अंदर, उस यूनिट के अंदर बाकी है। तो तब तक के लिए हम उसको क्या बोलते हैं? डब्ल्यूआईपी। तो वर्क इन प्रोग्रेस के मतलब आप बहुत अच्छे समझते हैं। जब हम रेगुलर क्लास में होते हैं तो बच्चों को फिर से एक बार वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब डिटेल में समझाते हैं कि देखो वर्क इन प्रोग्रेस ये होता है। अब क्योंकि आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर ही लिया है तो इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में आप जानते हैं। अब देखिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब होता है कि वो यूनिट जो अभी डब्ल्यूआईपी है, जिसमें अभी थोड़ा काम हो गया है और थोड़ा काम होना बाकी है, तो उस यूनिट के बदले में हम कितनी कंप्लीट यूनिट बना लेते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल लेता हूं। लेट्स सपोज मैं 100 यूनिट बना रहा था और उस 100 यूनिट को बनाने में मैंने अभी 100 यूनिट को बनाया, इसमें मैंने 100% अपना मटेरियल लगा लिया है, 50% मेरी लेबर लग गई है और 50% मेरे ओवरहेड लग गए हैं। 100% मटेरियल लग गया, 50% लेबर लग गई और 50% मेरे ओवरहेड लग गए हैं। तो मैं 100 यूनिट बना रहा था, अभी इतना काम हो चुका है। मतलब अभी ये फिनिश गुड नहीं है, अभी क्या है? ये डब्ल्यूआईपी है। क्या है? डब्ल्यूआईपी है। तो ये होता है डब्ल्यूआईपी की ऐसी यूनिट जिसमें 100% मटेरियल तो लग गया हो या कुछ परसेंट मटेरियल लग गया हो, पर कुछ परसेंट अभी लेबर लगना बाकी है या कुछ परसेंट अभी ओवरहेड और खर्च होने बाकी है। जब ये तीनों 100 आ जाएगा तो ये डब्ल्यूआईपी बन जाएगा फिनिश गुड। तो कभी भी अगर आपके पास कोई ऐसी यूनिट आपको दे रखा है जिसके अंदर कह रहा है कि देखिए मटेरियल 50% लगा है, लेबर इतनी लग गई, 100 तीनों में से कुछ नहीं है, अगर दोनों में से 200 है और एक 50% है या कुछ कम है, 100 से कम है, तब भी वो डब्ल्यूआईपी माना जाएगा। तो डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड तब माना जा जाता है जब दोनों ही पार्ट के अंदर, तीनों ही पार्ट के अंदर 100% खर्च हो गया। कोई भी यूनिट बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए और खर्चे चाहिए, है ना। अब ये जितना उस यूनिट पे मटेरियल लगना चाहिए था उतना लग गया, 100% बोला। जितना उस यूनिट पे लेबर लगनी चाहिए थी उतनी लग गई, 100% लेबर लग गई। जितना उस मटेरियल पे खर्चा होना चाहिए था यूनिट बनाने के लिए उतना खर्चा हो गया, 100% ओवरहेड भी लग गए। तो अब वो फिनिश गुड बन जाएगा। पर अभी तक 100% नहीं हुआ तो तब तक वो डब्ल्यूआईपी। क्लियर हो गया? अब डब्ल्यूआईपी का मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। अब मान लीजिए मैंने 100 यूनिट बनाना है, 100 यूनिट मेरे को बनाना है और 100 यूनिट बनाने में लेट सपोज हमारे पास 10 घंटे थे, 100 यूनिट बनाने के 10 आवर थे, 10 आवर थे। मतलब 100 यूनिट हमने बनाना एक साथ चालू करा और 10 घंटे में ये फिनिश गुड बनकर तैयार होगा। 10 घंटे में ये फिनिश गुड बनकर तैयार होगा। पर इस 100 यूनिट पे अभी तक हमने 5 घंटे ही काम किया, 5 घंटे काम कर चुके हैं। अगर मैं 5 घंटे और काम करूंगा तो ये फिनिश गुड बन जाएगा। अब देखिए होता ये है कि आप ये एज्यूम करके चलते हो कि 100 यूनिट या जो भी यूनिट आप बना रहे हो वो एक साथ बना रहे हो। अब आपने एक साथ बनाना स्टार्ट करी, 100 की 100 यूनिट सभी को डाल दिया प्रोसेसिंग में और एक साथ आपने स्टार्ट कर दी 100 यूनिट बनाना। अब उस पर काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और 5 घंटे आपने काम करा, पर होने हैं 10 घंटे काम। क्योंकि 10 घंटे काम होंगे तब जाकर वो क्या बन जाएगा? फिनिश गुड बन जाएगा। पर उसने अभी 5 घंटे ही आपने काम करे। तो अब हो क्या क्या कि देखिए हम यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे तो हमें टोटल यूनिट फिनिश यूनिट चाहिए। कैसे निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल यूनिट। अब ये टोटल यूनिट जो होता है ये हमें चाहिए होता है कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। टोटल यूनिट जो चाहिए होता है वो टोटल फिनिश गुड चाहिए होता है।
पर WIP थोड़ा डालूंगा। अगर मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी, इसका मतलब है एक यूनिट को बनाने में मेरी क्या कॉस्ट आई। अब सर जो यूनिट अभी पूरी बनी ही नहीं है वो कॉस्ट पर यूनिट पे कंसीडर ही नहीं करी जाएगी। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि खर्चा तो हुआ है, 5 घंटे तो काम किया है, 5 घंटे में कुछ ना कुछ तो मटेरियल लगाया होगा, कुछ लेबर भी लगी होंगी और कुछ ओवरहेड भी लगे होंगे। तो कॉन्सेप्ट ये आता है, पहले प्रॉब्लम को हमने समझा। प्रॉब्लम क्या थी कि देखो भाई, कॉस्ट पर यूनिट अगर आपको निकालना है तो टोटल कॉस्ट तो आप कैलकुलेट कर लोगे, पर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो टोटल यूनिट होता है उसमें हम फिनिश गुड ही लेते हैं, जो यूनिट कंप्लीट हो गई होती है। अब कॉस्ट पर यूनिट का मतलब होता है कि एक यूनिट को बनाने की क्या कॉस्ट है। ठीक है सर, अब मान लीजिए जो यूनिट अभी पूरी बनी ही नहीं है, जो WIP है, उसका कॉस्ट पर यूनिट तो निकाल ही नहीं पाएंगे, वो तो कॉस्ट पर यूनिट पे कंसीडर ही नहीं करा जाएगा, क्योंकि वो फिनिश गुड बनी नहीं है और कॉस्ट पर यूनिट पे फिनिश गुड बनती है, फिनिश गुड आनी चाहिए। तो इसको प्रॉब्लम पे ध्यान में रखते हुए हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि मान लीजिए आप 100 घंटे काम करते हो, अगर आप 100 यूनिट बनाते हो और 100 यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगने चाहिए और आप 10 घंटे पूरे नहीं लगाते, आधे लगा देते हो, तो इन आधे घंटे में कितनी कंप्लीट यूनिट बन जाती। अब 100 यूनिट आपने बनानी है, 10 घंटे पूरा काम करोगे तो फिनिश गुड बन जाएगी। ये बात समझ में आ गई। 100 यूनिट बनानी है, 10 घंटे पूरा काम करोगे तो फिनिश गुड बन जाएगा। पर आपने 100 यूनिट पर अभी 5 ही घंटे काम करा है और वो आपका मान लो 31 तारीख को आपने 100 यूनिट प्रोसेसिंग में डाली है और उस पर 5 घंटे ही आपने काम किया, और वो अब अगले साल आ गई 1 अप्रैल, तो अब ये क्लोजिंग WIP हो जाएगा और वो आगे जाकर क्या बन जाएगा, ओपनिंग। क्योंकि देखिए लेबर जो होते हैं, वर्कर जो होते हैं, उनको टाइम का नहीं पता चलता, उनको ये नहीं फर्क पड़ रहा है कि आज 31 तारीख है तो अकाउंटिंग में इसको क्लोजिंग ऑफ द ईयर कहेंगे और अगले साल 1 तारीख आ जाएगी, उनके लिए तो आज 31 तारीख है, कल को एक दिन है, 1 तारीख होगी, तो उनके लिए तो मंथ ही चेंज हुआ। वो तो रोज काम करने वाले हैं दोस्तों। यही चर्चा मैं पहले भी करता हुआ आया हूँ अपने क्लासेस के अंदर। भैया देखो, लेबर को कभी फर्क नहीं पड़ेगा कि आज 31 मार्च है, कल 1 अप्रैल है, वो तो ऐसा समझेगा कि आज 31 तारीख है, कल 1 तारीख है, हमें अपने जैसे काम करना है। तो वो क्या करेंगे, जो 100 यूनिट उन्होंने 31 तारीख को 5 घंटे काम करा, वो 1 अप्रैल को आके पहले वो 100 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, बाकी 5 घंटे। तो तब तक के लिए ये 31 तारीख को जो 100 यूनिट पे काम हुआ है इसको क्लोजिंग WIP कहेंगे, और अगले साल हमारे लिए वो अगले साल हो जाएगा, क्योंकि हम अकाउंटिंग जानते हैं, पर एक वर्कर, एक फैक्ट्री में करने वाला, काम करने वाला लेबर, वो नहीं जानता कि अगले साल हो जाएगा। तो अगले साल वो पहले वो करेगा 100 यूनिट पूरी कंप्लीट, तब तो वो ओपनिंग WIP बन जाएगा। तो ये क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP का भी आपको लॉजिक पता चल गया। होता क्या है कि साल के एंड में जो यूनिट अभी पूरी बनी नहीं है, तो उस पे हम क्लोजिंग WIP कहेंगे, और अगले साल जब आएगा 1 अप्रैल जाएगा, वर्कर पहले वही पिछली वाली यूनिट बनाएगा, फिर नई यूनिट बनाएगा, तो वो क्लोजिंग को बन जाएगा ओपनिंग। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब मैं आपको समझा रहा था। मैं ये कह रहा था कि 100 यूनिट पे आप 10 घंटे पूरे काम करोगे तो वो 100 यूनिट फिनिश गुड बनेगा, पर आपने अभी 100 यूनिट पे कितने घंटे काम किए, 5 घंटे। सोचो, अगर ये 100 यूनिट पे 5 घंटे काम करा है तो ये भी आधी बनी है, 5 घंटे और होगा तो ये पूरी बनेगी। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि 100 यूनिट की जगह पर आप 50 यूनिट बनाते एक साथ, तो 5 घंटे में हो जाती। भाई अगर आप बताइए 100 यूनिट टोटल बना रहे हो, वो 10 घंटे में बन रही है, 100 यूनिट टोटल 10 घंटे में बन रही है, तब वो फिनिश गुड बनती है 10 घंटे में। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 100 की जगह 50 यूनिट बनाते, तो वो तो 5 घंटे में कंप्लीट हो जाती। 5 घंटे में कंप्लीट, सो कि 100 यूनिट को कंप्लीट करने में 10 घंटे लग रहे हैं, तो मतलब 50 यूनिट को कंप्लीट करने में 5 घंटे लगेंगे। तो अगर मैं 100 यूनिट एक साथ नहीं बनाकर मैं 50 यूनिट एक साथ बनाता, तो 5 घंटे में वो फिनिश गुड बन जाता। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो 100 यूनिट आपने बनाई, अगर वो नहीं बनाते तो कितनी यूनिट बनाते जो उस 5 घंटे में कंप्लीट हो जाती। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप 100 यूनिट जो बना रहे हो वो तो आपने स्टार्ट कर दी बनाना, अब 5 घंटे में आपका अभी आधी बनी है वो, क्योंकि आप सारे सबको एक साथ चला रहे हो। देखो ये एज्यूम करना पड़ेगा आपको कि आप 100 यूनिट सबको एक साथ प्रोडक्शन कर रहे हो, सब पे 5-5 घंटे लगा दिए। मान लो ये 100 यूनिट है, 10 यहाँ है, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से 60, 70, 80, 90 और 100। मान लो 60, 70, 80, 90 और 100। अब आपने क्या करा, सबको एक साथ प्रोडक्शन पे डाला। आपने क्या करा, सबको एक साथ प्रोडक्शन में डाला, तो यहाँ पर सबके सब में 5-5 घंटे काम हो गए। अब सब में 5-5 घंटे काम हुए, सबको एक साथ प्रोडक्शन में डाला, सब पे 5-5 घंटे काम हुए। मैं ये कह रहा हूँ
कि आप सबको प्रोडक्शन में ना डालकर 50 यूनिट प्रोडक्शन पर डालते तो उन 5 घंटे में वो पूरी हो जाती। क्योंकि अगर 100 यूनिट को बनाने में पूरे 10 घंटे लग रहे हैं, 100 यूनिट को बनाने में अगर पूरे 10 घंटे लग रहे हैं तो 50 यूनिट 5 घंटे में कंप्लीट बन जाती। तो हम कह रहे हैं कि ये 100 यूनिट जो अभी 5 घंटे काम होके WIP बना हुआ है, अगर ये 50 यूनिट बनाते 100 की जगह तो वो हम पूरी कंप्लीट हो जाती। तो 100 यूनिट 50 कंप्लीट यूनिट के बराबर है। 100 WIP यूनिट 50 कंप्लीट यूनिट के बराबर है। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या कहते हैं इसको? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कि 100 यूनिट जो WIP है, जितना काम जितने घंटे आपने उन 100 यूनिट को बनाने में लगाया उतने ही घंटे अगर आप 50 यूनिट को बनाने में लगाते तो आपकी 50 यूनिट पूरी कंप्लीट बन जाती। ये तो हम प्रिसेप्शन एग्ज्यूमशन कर रहे हैं या एस्टिमेशन लगा रहे हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है? एक्चुअली में तो 100 ही यूनिट बन रही है ना, पर हम क्या कर रहे हैं? 100 यूनिट की जगह पर 50 यूनिट बनाते, बनाई थोड़ी, बनाते तो कंप्लीट हो जाती। हो गई थोड़ी, हो जाती। समझ में आ रहा है? ये सब कहानियों पे चल रही है चीजें। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि जो 100 यूनिट हमने बनाई, 100 यूनिट जो हम बना रहे हैं वो WIP है, वो कंप्लीट नहीं है। वो कंप्लीट तब होगी जब 5 घंटे और काम होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 100 यूनिट जो WIP है वो कितनी कंप्लीटेड यूनिट के बराबर मानी जाएगी? मैंने कहा 50 कंप्लीटेड यूनिट बराबर मानी जाएगी। क्योंकि जो 5 घंटे 100 यूनिट को बनाने में लगे वो WIP रह गया, वही 5 घंटे में अगर 50 ही यूनिट बनाते तो वो कंप्लीट हो जाती, और बाकी 5 घंटे में अगली 50 कंप्लीट हो जाती इस 10 घंटे में 100। ठीक है, क्योंकि आप 100 एक साथ बना रहे हैं तो सब WIP में रह गया। फिर 5 घंटे लोगे फिनिश गुड होगा। मान लो 5 ही बनाते तो 50 यूनिट बनाते तो फिर पूरी वो कंप्लीट हो जाती। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम ये देखते हैं जो 100 यूनिट आपने बनाई थी, तो WIP रह गई वो कितनी कंप्लीटेड यूनिट के बराबर होगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया जी? और निकालना बहुत आसान है दोस्तों इसको, बट स्टूडेंट इसको बहुत कंफ्यूजन टर्म में ले लेते हैं। अब ये देखो कि 100 में 10 घंटे काम होंगे तो वो पूरी पूरी मेजरमेंट बनेगी। अब 100 में कितने घंटे काम हुए? 5 घंटे, तो मतलब 50% काम हुआ। 50% काम हुआ तो 100 का 50% निकाल दोगे तो कंप्लीटेड यूनिट के बराबर आ जाएगी। सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाता है इसका। 50% ही तो काम हुआ। अगर मान लो इसका 50% निकालते हैं, 100 की जगह 50 ही बनाते हैं, 50 यूनिट बनाते हैं, वो पूरी कंप्लीटेड बन जाती। समझ में आ गया? चलो, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अच्छा एक बात बताओ, हम ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्यों निकाल रहे हैं? मैं कंसेप्ट तो समझा देता हूँ, बाद में स्टूडेंट भूल जाता है कि हम पढ़ क्यों रहे थे। अरे हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इसलिए निकाल रहे हैं, जब मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा तो वहां पर WIP यूनिट को कंसीडर नहीं किया जाता टोटल यूनिट डिवाइड करने पर। वहां सिर्फ फिनिश गुड को ही कंसीडर किया जाता है कि जो टोटल कंप्लीटेड यूनिट हो गई है। अब मान लीजिए हमारे पे 1000 यूनिट WIP, उस पर भी तो हमारी कॉस्टिंग हुई है, अब वो तो कंसीडर होगा नहीं। तो इसलिए वो 1000 यूनिट को कंप्लीटेड यूनिट के बराबर कंसीडर करते हैं कि ये 1000 यूनिट कितने कंप्लीटेड यूनिट के बराबर होता, तो वो हम कंसीडर करेंगे कॉस्ट पर यूनिट। होप अब आपको समझ में आ गया है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इट मीन कन्वर्टिंग द इनकम्प्लीट प्रोडक्शन इनटू इक्विवेलेंट कंप्लीट यूनिट। इक्विवेलेंट कंप्लीट यूनिट हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी इनकम्प्लीट प्रोडक्शन है उसको हम देख रहे हैं कि वो कितनी कंप्लीटेड प्रोडक्शन के बराबर होता। ये हम अपने लिए कर रहे हैं सिर्फ, एक्चुअली में तो वो इनकम्प्लीट ही है। अब एक्चुअली में तो 100 यूनिट जो है वो 5 घंटे ही फैक्ट्री में काम हुआ है, अगले दिन आकर वो बाकी 5 घंटे होगा काम। पर अभी के लिए तो हम पिछले साल की अकाउंटिंग करने हैं। पिछले साल क्या करें? अब उसको 100 यूनिट को भूल जाए नहीं, खर्चा तो उस पर भी हुआ है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने कंप्लीटेड के बराबर मानकर इसको खर्चा दिखा दे, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर ले इसकी। इसलिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कंसेप्ट हम लगाते हैं। ठीक है सर, ये 100 यूनिट और 50 यूनिट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया। तो करना क्या है? एक्चुअल यूनिट 100 एंड परसेंटेज ऑफ वर्क डन 100%, तो आपकी 1000 यूनिट आ जाएगी। मान लीजिए आपने 100 यूनिट बनाई, उस पर आपने 100% काम कर दिया, तो वो फिनिश गुड होगी 100 की 100। ठीक है, अगर आपने 2000 यूनिट बनाई, उस पर सिर्फ 50% ही काम किया, तो अगर 2000 यूनिट बनाई उसमें सिर्फ 50% काम किया तो सिर्फ 50% ही काम हुआ, तो पूरी 2000 यूनिट क्या है? WIP। भाई फिर भाई 50% ही तो काम हुआ है, इस पे 50 और होगा तो 2000 यूनिट कंप्लीटेड होगा। तो हम क्या करते हैं, जितना परसेंट आपने काम कर दिया
अगर हम डायरेक्टली उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 2000 यूनिट अब एक साथ बनाओगे तो WIP रहेगा क्योंकि 50% काम हुआ है, पर 2000 की जगह आप 1000 बनाते तो वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाता। जो समय 2000 यूनिट को बनाने में लगाते, जो समय 2000 यूनिट को बनाने में लगाया अभी, मतलब 50% काम हुआ इस पे, और उतना समय 2000 यूनिट, लेट्स सपोज कि 100 घंटे लगा दिए 2000 यूनिट को बनाने में, 50% ही काम हुआ है। 100 घंटे लगाए 2000 यूनिट बनाने में, 50% ही काम हुआ है। अगर वो 100 यूनिट 1000 यूनिट को बनाने में लगाते तो वो 100% काम हो जाता। यह है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो कॉन्सेप्ट है उसको हम दो भागों में करते हैं, एक है फीफो मेथड, एक है वेटेड एवरेज मेथड। फीफो मेथड क्या कहता है, जो पहले आया था वो पहले बनेगा। पिछले साल जो क्लोजिंग WIP रह गया होगा, ओपनिंग WIP पहले आकर उसको बनाओ। ये है फीफो मेथड का कंसेप्ट। और वेटेड एवरेज थोड़ा बाद में बता देंगे, पहले फीफो मेथड को कंसीडर करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ना आवाज बहुत ज्यादा हो रही थी इसलिए मैंने उसको थोड़ा कम कर दिया। अब एक एग्जांपल कह रहा है, ओपनिंग WIP है 200 यूनिट, मटेरियल खर्च हुआ है 50% का, लेबर और ओवरहेड खर्च हुए 20% के। मतलब ओपनिंग WIP का मतलब पिछले साल 200 यूनिट क्लोजिंग रह गई होगी, इसलिए वो WIP ओपनिंग बना के बना। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इनपे 50% मटेरियल लग चुका है, 20% लेबर और ओवरहेड लग चुके हैं। इनपुट आपके डाला था 100 यूनिट का, यूनिट कंप्लीट हुई 900 यूनिट, क्लोजिंग WIP रह गया 300 यूनिट, और इस क्लोजिंग WIP में 100% मटेरियल लग चुका है और लेबर ओवरहेड लग गया 50%। पहले तो ये समझो है क्या भाई, जो 200 यूनिट पिछले साल बना रहा था मैं, उस पर 50% मटेरियल अभी खर्च हो चुका है, 50% और खर्च होना बाकी है। कॉन्सेप्ट को ध्यान समझना, ये दो है ना, ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP, इसका लॉजिक को ध्यान समझिए। ठीक है, ये क्या कहता है भाई, मान लो पिछले साल आपने 200 यूनिट बनाना चालू करा। ठीक है, पिछले साल आपने 200 यूनिट बनाना चालू करा, उस पर आपने 50% मटेरियल लगा दिया। अब जो चीज़ पिछले साल लगा दी, जब अगले साल वो 200 यूनिट बनेगा तो कितना और लगाएंगे मटेरियल जिससे वो फिनिश गुड बन जाए। 50% पिछले साल लगा चुके थे, इस साल 50% और लगाएंगे, जो ये 200 यूनिट बन जाएगा कंप्लीट। अब लेबर ओवरहेड में आ जाओ, जो ये 200 यूनिट पे 20% लेबर ओवरहेड खर्च हो चुके, लेबर 20% लग चुकी थी इस मटेरियल पे बनाने में, और ओवरहेड भी 20% खर्च हो चुके थे। अब जो चीज पिछले साल 20% खर्च होगी, तो अगले साल जब मैं इसको फिनिश गुड बनाऊंगा तो कितने परसेंट और खर्च करना पड़ेगा जिससे ये पूरा फिनिश गुड बन जाए। 20 की जगह 80 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है। देखो मटेरियल अगर 50% लग गया है तो 50 और करो, या मटेरियल अगर 50% लगेगा, ऐसा भी कह सकता है वो। ठीक है, दूसरा लेबर ओवरहेड 20% लग चुका है तो 80 खर्च करना पड़ेगा, 80 लग चुका है तो 20 और करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यह है ओपनिंग WIP का कंसेप्ट। क्लोजिंग WIP का मतलब क्या होता है, वो यूनिट जो हम बना रहे थे इस साल। इसका मतलब इस साल जो मैं बना रहा था उस पर 100% मटेरियल में खर्च कर चुका हूं और 50% ओवरहेड खर्च हो चुके। तो अगले साल जब ये क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा तो फिर मटेरियल खर्चा नहीं होगा क्योंकि मैं कर चुका हूं, और 50% की जगह पर लेबर खर्च चुका तो 50 और लेबर ओवरहेड लगेगी, तो मेरा कंप्लीट बन जाएगी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग में जो परसेंटेज आपको गिवन होगा ना, वो आपको बताएगा कि ये ओपनिंग WIP है ना 200 यूनिट, इस पे 50% मटेरियल और 20% लेबर ओवर खर्च हो चुके थे पिछले साल। अब आपको और कितना करना है, 50 और 80 और करना है। जबकि क्लोजिंग WIP में ऐसे समझना है कि 300 यूनिट बनाने में मैं 100 खर्च कर चुका हूँ इस साल और 50 और कर चुका हूँ, तो अगले साल जब ये ओपनिंग बनेगा तो सिर्फ 50% ही लेबर ओवर खर्च होंगे। ठीक है सर, ये आपका एग्जांपल है। तो अभी आपको ओपनिंग WIP 200 यूनिट दे रखा है, क्लोजिंग WIP 300, इनका बता रखा है कितना कितना हो चुका है। इनपुट आपको दे रखा है 100 यूनिट का, यूनिट कंप्लीट हुई 900 यूनिट, और आपके पास ये डाटा दे रखा है। इसके बाद कह रहा है कि भैया अब आपको देखो स्टेटमेंट बनाकर दिखाता है, ये समझना सर स्टेटमेंट, ये समझना सर स्टेटमेंट। सबसे पहले प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अंडर फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या कहता है, जो पहले आई थी वो पहले बनेगी। तो पिछले साल जो ओपनिंग WIP रहा होगा उसको पहले कंप्लीट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है जी। ओपनिंग WIP के बारे में क्या सोचना है, ओपनिंग WIP का जो परसेंटेज ऑफ गिवन होगा ना मटेरियल लेबर ओवरहेड का, वो उसमें मान के चलना है कि इतना इस पे खर्च हो चुका था पिछले साल, अब और रिमेनिंग खर्च होगा। बात समझ में आ रही है? पर क्लोजिंग WIP का क्या बोल रहा है, इतना खर्च हुआ है इस साल, अगले साल और होगा, तो अगले साल से मतलब नहीं, इस साल कितना है उससे कंसिडर करना है। बात समझ में आ रही है? दोनों को फिर से समझा रहा हूँ, दोबारा देख लो, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें स्टूडेंट को।
मैं इस साल का डाटा चाहिए, मुझे इस साल का चाहिए, इस साल का। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जो दिया होता है उसमें बताया जाता है कि 50% मटेरियल लग चुका है और 20% लेबर ओवरहेड लग चुके हैं। कब लगे होंगे ये? पिछले साल लगे होंगे। तो मतलब इस साल और कितना लगेगा? हमें इस साल का डाटा चाहिए ना, तो इस साल और कितना लगेगा? 50% मटेरियल और लगेगा और 80% लेबर ओवरहेड और लगेंगे। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कंसेप्ट में आया, जो दे रखा होता है परसेंटेज वो पिछले साल लगा होता है, तो इस साल निकालना पड़ेगा माइनस करके 100 में से। जबकि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का जो डाटा दिया होता है नीचे मटेरियल लेबर ओवरहेड का, वो दिया होता है कि 100% लग चुका, तो हमें इसी साल का चाहिए ना, तो हम ये देखेंगे 100% मटेरियल लग गया, लेबर ओवरहेड 50% लग गए, इस पे लग गए। तो अगले साल क्या होगा? अगले साल हम देखेंगे कि 100 तो पिछले साल लग गया था, 50% लग गया था, 50% लेबर ओवरहेड लगा देंगे अगले साल। पर हमें अगले साल का डाटा नहीं चाहिए, हमें इस साल का चाहिए। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक का जो डाटा है ये इस साल कंसिडर करना है, ये सेम एज इट इज साल कंसिडर होगा। और जो ओपनिंग स्टॉक का डाटा दे रखा है मटेरियल लेबर, ये इस साल कंसीडर नहीं होगा, इसका माइनस करके निकालेंगे कि भाई इतना खर्च हो गया था और इतना होगा 50, इतना खर्च हो गया था पिछले साल और होगा 80। ऐसे समझना है इसको। और लॉजिक भी आपको समझ में आ गया है कि भाई ये जो दिया होता है ये ओपनिंग में ये बताया जाता है, इसका बता रहा है कि इतना खर्च हो गया पिछले साल, अब और कितना होगा। समझ में आया? चलो आ जाओ। अब करने का प्रोसीजर ये है, इस तरीके से भी कर सकते हो और डिफरेंट वे में भी कर सकते हो। सबसे पहले लिखोगे, पहले तो देखो फॉर्मूला क्या है, इनपुट कितना लगाया, आउटपुट क्या आया, यूनिट, और ये यूनिट डब्ल्यूआईपी है, इस पर फिनिश गुड देखेंगे कि कितना फिनिश गुड ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बन जाएगा। ये डब्ल्यूआईपी है दोस्तों, 200 यूनिट अभी बनी नहीं है एक्चुअल में, 200 यूनिट पे अभी काम होना बाकी है। बट तो 200 यूनिट पे काम होने वाली है, उसका कितने इक्विवेलेंट यूनिट बन जाती वो निकाल रहे हैं। अभी तक देखिए, सबसे पहले हमने देखा मटेरियल लेबर ओवरहेड, ये 3 बनेंगे क्योंकि तीनों का परसेंटेज आपको अलग अलग गिवन होता है। पहले सबसे पहले लिखो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 200 यूनिट। अब ये 200 यूनिट जो आया, इस पे 50% मटेरियल लग गया था, इस साल और कितना लगेगा? 50 और लगेगा। उसमें 20% लग गया था, अब कौन कितना लगेगा? 80 लगेगा। और इस पे 80% ओवरहेड में भी 20% लग गया था, अब कितना लगेगा? 80%। तो हमें क्या करा, इस 200 का 50% लगाया, मतलब 100 यूनिट इक्विवेलेंट है। 50% काम हो गया, इसका मतलब समझो अब लॉजिक। अगर आप 200 यूनिट पूरी एक साथ नहीं बनाकर 100 यूनिट बनाते तो आपका 50% मटेरियल में 100 यूनिट कंप्लीट हो जाता। फिर से लॉजिक समझ लो, 50% जो मटेरियल आपने खर्च करा 200 यूनिट मटेरियल में, 50% रॉ मटेरियल जो आपने खर्च करा 200 यूनिट पे, अगर वो 50% मटेरियल ही, उतना ही मटेरियल 200 में ना करके 100 में करते तो आपकी 100 फिनिश गुड बन जाता। ये है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसी तरीके से जो आपने 80% लेबर, अगर आप जो और खर्च करोगे इसको फिनिश गुड बनाने में, वही 80% अगर आप 160 यूनिट पे करते तो वो फिनिश गुड बन जाता। ये मतलब है। इसी तरीके से 80% उसका भी सेम 160 आ जाएगा। फिर 1000 यूनिट हमने फिनिश गुड लगाई, कितनी लगाई? 1000 यूनिट हमने फिनिश लगाए, 1000 यूनिट हमने। अब ये 1000 यूनिट कैसा आया? इधर देखो, इधर देखिए, 100 यूनिट मैंने इनपुट डाला था, 100 मैंने इनपुट डाला था, यूनिट कंप्लीट कितनी है? 900। कितना हो गया? 1000। ठीक है, या वैसे करो, ये 100 ही नहीं होगा यार, ये गलत है, ये 1000 यूनिट होगा यहाँ पर गलत है, यहाँ पर स्टूडेंट ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं मैं ठीक कर देता हूँ। 100 यूनिट का इनपुट थोड़ी डालेंगे, 1000 यूनिट का इनपुट डालेंगे और 900 कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे करेंगे। देखो 1000 यूनिट का मैंने इनपुट डाला, 1000 यूनिट का मैंने इनपुट डाला, प्लस 200 मेरा डब्ल्यूआईपी है, 200 यूनिट मेरा डब्ल्यूआईपी है। ये यूज़ करेंगे, फीफो मेथड कहता है, जो पहले बनाएंगे, जो पिछले साल रहेगा तो वो पहले बनाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड हो जाएगी मेरे पे 1200 यूनिट। तो टोटल मेरे पे इतनी कंप्लीटेड यूनिट बन जाएगी। पहले मैं 200 बनाऊंगा, फिर मैं 1000 और डालूंगा, वो बनाना स्टार्ट करूंगा। अब इस 200 में 1200 में से 300 मेरा फिनिश डब्ल्यूआईपी रह गया क्लोजिंग, तो कितनी कंप्लीट होगी? 900। ऐसा आया ये 900, समझ में आया? तो ये 1000 होगा, इनपुट क्या है? 1000। क्लियर हुआ? तो 200 यूनिट पहले मैं 200 क्यों लेके चल रहा हूँ? फीफो मेथड क्या कहता है? फीफो मेथड कह रहा है कि जो पहले डब्ल्यूआईपी रह गया था, जो डब्ल्यूआईपी रह गया है पहले उसको बनाओ। फीफो यही तो कंसेप्ट है, लिखा है फीफो मेथड। 2 मेथड से होता है ये क्वेश्चन सॉल्व, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 2 मेथड है, फीफो और वेटेड एवरेज। तो पहले जो 200 यूनिट है पहले उसको कंप्लीट करो, कंप्लीट करेंगे तो 50% लगेगा, तो 100 यूनिट बन जाती है। इस तरीके से हम परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद फिर देखो कि फिनिश यूनिट कितना हुआ,
मैंने कहा भाई टोटल 900 यूनिट हुआ, तो 1000 मैंने इनपुट डाला था, 300 मेरा क्लोजिंग स्टॉक रह गया, तो क्लोजिंग WIP 1000 डाला था, 300 क्लोजिंग WIP रह गया, तो 700 मेरा फिनिश बन गया होगा। तभी तो इन दोनों को जोड़ के टोटल 900 करंट इन यूनिट कंप्लीटेड है। अब ये 700 जो मेरी फिनिश यूनिट है, इसका मतलब क्या है, 100% काम हो गया है ना तीनों में। मटेरियल भी 100% लग गया, लेबर भी 100% और ओवरहेड भी 100% लग गए। तो जो 700 यूनिट का फिनिश यूनिट है, फिनिश यूनिट का मतलब ये होता है कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उसमें 100% सारा खर्च हो चुका है। तो इसलिए 100 करते हुए 700 700 700 लिया गया। करंट आउटपुट आ गया 900 जो हमें गिवन था, उसके बाद 300 आपके पास आ जाता है, ये तो टोटल था 1200 रुपए। कैसा आया, 1000 इनपुट और 200 WIP, तभी तो हुआ 1200, जिसमें से 900 कंप्लीट और 300 क्लोजिंग WIP। अब क्लोजिंग WIP अब आपने 100% मटेरियल लगा दिया, तो हम कहेंगे 100% लगा दिया तो 300 यूनिट पूरा मटेरियल लग गया, तो मटेरियल तो 300 यूनिट का काम हो गया। समझो कि मैंने 300 यूनिट का क्लोजिंग WIP, उसमें मैं 100% मटेरियल का खर्चा कर चुका हूं। इसका मतलब मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीटेड यूनिट है, क्योंकि वो पूरा अपना 100% खर्च कर चुका है। पर लेबर और ओवरहेड में सिर्फ 50% ही खर्च हुआ है इस साल, इसका मतलब 50% अगले साल होगा। तो मैं कहूंगा कि 300 यूनिट में अभी 50% लेबर कंप्लीट हुई, अगर उतनी ही लेबर 50% लेबर इस 300 में ना लगाकर 150 में लगाते तो पूरी कंप्लीटेड हो जाती। ये मतलब है इक्विवेलेंट का। 50% जो लेबर आपने खर्च करी 300 में, वो WIP रह गया, क्योंकि सारी एक साथ लेबर जो है सारी एक साथ लगा दी 300 यूनिट बनाने में। अगर वही 350% लेबर 300 यूनिट में ना बनाकर 150 ही बनाते तो वो कंप्लीट बन जाती, फिनिश गुड हो जाता। इसलिए हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोल रहे हैं इसको। 300 का WIP रह गया ना, 50% लेबर खर्च करते, वही लेबर अगर 150 यूनिट बनाते तो WIP, वही लेबर अगर ओवरहेड बनाते 150%, 50% ओवरहेड अगर 150 यूनिट पे लगाते तो वो भी कंप्लीटेड बन जाता। इस तरीके से कंप्लीटेड प्रोडक्शन निकालते। हमने कहा भाई 1200 टोटल हमारे पास यूनिट है, जिसमें से 100% मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1100 कंप्लीटेड यूनिट बनेगी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऊपर वाले में 50% लगाया ना, अभी और लगाना बाकी है, तो 100 ही कंसीडर करा हमने, क्योंकि 200 में 50% मटेरियल खर्च हुआ, तो 100 में कंप्लीटेड 50%। वही 50% मटेरियल जो 200 में खर्च हुआ, अगर वो 100 में होता तो कंप्लीटेड बन जाती, तो हम कंप्लीटेड निकाल रहे हैं। तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 1100 कंप्लीटेड है, 1200 है, इसमें WIP भी है 300 यूनिट का, पर हम मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1100 कंप्लीटेड बन जाती है। लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1010 जोड़ना है, और उसके ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी 1010। इस तरीके से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का ट्रीटमेंट होता है। अब एक क्वेश्चन कराना है मुझे, जिससे आपको एक मिनट दो सर, एक क्वेश्चन कराता हूँ, चीजें और क्लियर होगी। आइए दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में कराया था ना, उसका आंसर सामने दे रखा है, तो हमारे लिए इजी रहेगा कि हम यही क्वेश्चन को देख लें और जल्दी से कर लें। दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसके। पहला क्वेश्चन तो बनता है कि आपको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का अलग अलग परसेंटेज गिवन हो, तो फिर इस तरीके से फॉर्मेट बनता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का ना बता रखा है, अलग अलग ना बता रखा हो, ऐसा बोल रखा होगा 200 यूनिट जो WIP है ना, इस पे 60% काम हुआ है और 40 अभी होना बाकी है, सीधा सीधा कह दे, इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड मिलाकर, सब कुछ मिलाकर 60% हुआ है। तो दो तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। पहला तरीका कि आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के अलग अलग परसेंटेज दिवन हो, या दूसरा तरीका कि डायरेक्टली आपको बोला हो 60% काम हो गया भाई सब मिलाकर, अब 40 और करना है, तो उसका फॉर्मेट अलग तरीके से बनता है। ठीक है सर, बस फॉर्मेटिंग का ही फर्क है, बाकी सारा चीज वही है कि भाई 60% काम हुआ है तो 40 और लेंगे। यहाँ हम अलग अलग करते थे कि अच्छा 100% काम हो गया तो अब नहीं होगा, अच्छा 40% काम हुआ है तो अब 60 होगा, 40% काम हुआ है फिर 60 होगा, ऐसे ले रहे हैं यहाँ पर अलग अलग, वहां एक साथ ही ले लेंगे, 60 हुआ है 40 और हो जाएगा। ऐसा समझ में आ रहा है आपको? तो फॉर्मेटिंग में ही फर्क है, कॉन्सेप्ट में फर्क नहीं है। कॉन्सेप्ट तो हम WIP में यही देखते हैं ना, कितना हो गया और कितना होना बाकी है, जो जो होना बाकी है वो और करवाएंगे इस साल। समझ में आया? चलो आओ एक बार क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये वाला क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन का ये रहा, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट। ये क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कैसे अपॉर्शन करना है, और प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, तीनों चीज आ गई इसके अंदर ना। तो एक बेसिक पार्ट है जो आपका स्ट्रॉन्ग कर देगा बेसिक। सबसे पहले कह रहा है कि भाई WIP दे रखा है 200 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से, जिसमें कह रहा है ये 200 यूनिट में 100% मटेरियल हो चुका है, तो अब कुछ भी मटेरियल नहीं लगेगा इस साल।
इसका मतलब क्या है, ये पिछले साल ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का हमेशा समझ लेना, ये पिछले साल का डाटा दे रखा है कि 100% पिछले साल लग गया था, इस बार कोई भी मटेरियल नहीं खर्च होगा क्योंकि पिछले साल पूरा खर्च हो गया। 40% लेबर ओवरहेड पिछले साल खर्च हो गई थी, इस बार 60 होगी। समझ में आया? ऐसे करना है। फिर यूनिट हमने इंट्रोड्यूस करी 1050, जिसमें से हमने 1100 ट्रांसफर करी है नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर, और इसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा 150 यूनिट। और जो 150 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है उसमें यही वाला परसेंटेज कंसीडर करना है, क्योंकि ये इस साल खर्च हुआ है, हम इसी साल का निकाल रहे हैं। 100% मटेरियल इस साल खर्च हुआ तो 100 ही मानना है, 70% इस साल हुआ है तो इस साल 70 ही मान के चलना है। इसमें हम चेंज करते हैं, क्यों? क्योंकि पिछले साल का होता है, हमें इस साल का चाहिए होता है, पर ये इसी साल का है, हम अगले साल इस पर चेंज करेंगे, अगले साल से हमें मतलब नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये डाटा आपको दे रखा है, फिर अदर इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है, मटेरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट दे रही, एंड इसके बाद और वो तो अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपको करना कैसा, सेम तरीका जो मैंने अभी कराया। सबसे पहले लेंगे, देखो ये रहा, सबसे पहले लेंगे सर 200, आपके पास दे रखा है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। मटेरियल में बताओ, मटेरियल में बताओ कितने परसेंट काम हुआ है इसमें? 100% हो चुका है, अब करने की जरूरत नहीं है, 0% मटेरियल। 200 यूनिट पे 100% मटेरियल लग चुका है, 40 लेबर ओवरहेड लगा है, तो अब कितना लगेंगे? 60। सेम तरीका, 0% लगेगा मटेरियल, और 60% और 60% क्या लगेंगे? लेबर ओवरहेड लगेंगे, जिससे हमारा ये 120 कंप्लीटेड यूनिट आ गई। अगर ये 60% मटेरियल 200 पे ना खर्च करके 120 पे करता तो कंप्लीट बन जाती, ये मतलब है। ठीक है, फिर हमने 1050 यूनिट को इंट्रोड्यूस करा, 1050 यूनिट को इंट्रोड्यूस करा, जिसमें से 150 यूनिट मेरा क्या है? जिसमें से 150 यूनिट मेरा क्या है? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। देखा, दे रखा है 150 क्या है? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो 1050 में से इंट्रोड्यूस करा, जैसे 150 क्लोजिंग आईपी अलग से दिखा रहा हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो 900 आ गया मेरा। 900 में क्योंकि ये फिनिश यूनिट है तो 100 100 100 लग गया होगा, यहाँ तो फिनिश यूनिट पे पूरा लग गया होगा। अब जो 150 डब्ल्यूआईपी है क्लोजिंग, उसमें 100% इस साल मटेरियल लगा और 70 लेबर ओवरहेड लगे, तो इस पे 100% इस साल मटेरियल लगा, 70 और 70 इस साल लगे। तो यही समझना आपको बहुत जरूरी है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में हम उल्टा लेकर चलते हैं, क्योंकि जो डाटा दिया होता है वो पिछले साल का, तो इस साल कितना लगना है, क्योंकि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में जो इस साल लगा हम वही कंसीडर करते हैं। 100% मटेरियल इस साल लगा तो 150 यूनिट पूरी बन गई, 70 लगा तो इसको हमने इन सबको जोड़ा, टोटल 1250, मटेरियल के हिसाब से 1050, लेबर के हिसाब से 1125 और ओवरहेड के हिसाब से 1125 यूनिट हमारी बनकर तैयार हो गई है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कह सकते हैं। फिर निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब हमने पास ये अमाउंट हमें दे रखे हैं, देखो ये अमाउंट दे रखे हैं कि मटेरियल कॉस्ट कितना खर्च हुआ, लेबर कॉस्ट कितनी खर्च हुई और ओवरहेड कॉस्ट कितनी खर्च हो गई। तो ये अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिया अलग अलग कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कितना खर्च हो गया। इसके बाद इतना मटेरियल कॉस्ट खर्च हुआ इतनी इक्विवेलेंट यूनिट बनाने में, तो पर यूनिट 1 रुपये। इतना मेरा लेबर कॉस्ट खर्च हुई, इतनी लेबर यूनिट इक्विवेलेंट यूनिट। देखो वैसे तो टोटल 1250 बनती है, पर इक्विवेलेंट कंप्लीट, ये 1250 में डब्ल्यूआईपी भी है, पर इसको हमने कंप्लीटेड में कन्वर्ट कर लिया, तो इतनी कंप्लीटेड यूनिट के हिसाब से 2 रुपये पर यूनिट। इसी तरीके से ओवरहेड खर्च हुआ 1125 और इतनी कंप्लीटेड यूनिट है ओवरहेड की, तो आपके पास 1 रुपये पर यूनिट। ये हो गया कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब आ जाओ तो प्रोसेस अकाउंट में, काटा हुआ है क्या स्टूडेंट? इसी में देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, 200 यूनिट हमने बनाई, 200 यूनिट हमने बनाई। 1 मिनट दो, काट रखा है स्टूडेंट, तो मैं ही करा देता हूँ सर, ये काटा हुआ है, क्या पता बहुत टाइम हो गया ना, क्या पता गलत भी हो सके, मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बना रहे हैं प्रोसेस अकाउंट, उसका बाकी रिमेनिंग पार्ट प्रोसेस अकाउंट, वैसे ठीक है वो मैंने चेक कर लिया है, बट कटिंग पटिंग हो रही है तो सीधे सीधे मैं बनाकर दिखा, प्रोसेस अकाउंट। क्या आ गया? यूनिट, क्या आ गया? अमाउंट। सबसे पहला आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। आप बीच में हुआ था ना कि ओपनिंग स्टॉक वाला कंसेप्ट का समझ नहीं आया था आपको, मैंने उसका एक क्वेश्चन नहीं कराया था, तो वो यही कंसिडर हो जाएगा आप, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया होता क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट यहाँ, क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट, बस इसका ना वैल्यू निकालनी पड़ती है, वो एक बार देख लेना कैसे निकालते हैं। फिर हमने क्या लगाया? ओपनिंग स्टॉक के बाद हमने लगाया मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है,
मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मटेरियल लेबर ओवरहेड आपको तीनों दे रखे हैं। ये आपकी मटेरियल कॉस्ट, क्या आ गई लेबर, और ये आ गया जी ओवरहेड। कितने हैं? 1050, 2250 और 1125। 1050, 2250 और 1125। 1050, 2250, 1125। मटेरियल कितनी यूनिट का है? वो 1050 यूनिट का है। ये 1125 यूनिट का है और ये 1125 यूनिट का। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकाली थी और ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट का। पर कितने रुपए के हिसाब से होगा ये मुझे निकालना पड़ेगा। 200 यूनिट का जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है वो कितने रुपए के हिसाब से, वो निकालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने उसका है? 150 यूनिट का। ये मुझे निकालना पड़ेगा अभी आपको क्लोजिंग स्टॉक। एंड साथ में कितना यूनिट हम ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस अगले में, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। भाई कितनी यूनिट, वो तो आपने अभी भी निकाली थी। ये देखो, जल्दी कर लो यार, इसको हटा दो नहीं तो आप जोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कंप्लीटेड मत करो। टोटल सेल हमारे पास 1250 यूनिट है। अगर आप देखो 1050 यूनिट मैंने इंट्रोड्यूस करी थी। क्वेश्चन देखिए, तो छोड़ देना। ये देखो क्वेश्चन में 1050 यूनिट मैंने इंट्रोड्यूस करी थी और 200 यूनिट का मेरा WIP था, यही था। 1050 यूनिट मैंने इंट्रोड्यूस करी है, 200 यूनिट का WIP है, तो ये आ जाएगा 1250। अब 1250 में हमें ये कह रहा है कि देखो 1100 यूनिट हमने नेक्स्ट प्रोसेस में भेजा, ठीक है ना। 1100 यूनिट हमने नेक्स्ट प्रोसेस में भेज दिया, तो भैया 150 यूनिट का मेरा क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं इनका अमाउंट, इसका अमाउंट और इसका अमाउंट कैसे निकालूं। इसके लिए मुझे निकालना होगा कॉस्ट पर यूनिट। बस तो यही आपको समझना है, उसके बाद खत्म हो जाता है अकाउंट। चलिए, तो सबसे पहले लिख लेंगे कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो मटेरियल, लेबर अलग और ओवरहेड अलग लगेगा। क्यों सर? देखिए, हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अप्रोच अपनाई थी और उसमें हमने देखा था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अप्रोच के अंदर हमने देखा था लास्ट में ये तो आपका कॉस्ट पर यूनिट आ गया, एक दो, एक तो कॉस्ट पर यूनिट है, ये तो कंसीडर होगा। बट यहाँ पर 150 यूनिट सब में नहीं ले सकता सर। इसकी 150, इसकी 150 नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक में 150 यूनिट मटेरियल खर्च हुआ, ठीक है, मटेरियल का पूरा 100% लग गया तो 150 यूनिट का इक्विवेलेंट हो गया। पर ये तो 70 खर्च हुए ना, तो फिर मैं कॉस्ट भी कंसीडर इतने पे करूंगा कि भाई 150 यूनिट ये कंप्लीटेड है, ये एक 105 यूनिट कंप्लीटेड मानेंगे और ये 105 है। 150 में से 70 ही खर्च हुआ है, तो 105 कंप्लीट यूनिट के बराबर है। समझ में आया? तो इस बेसिस पर आपको ऐसा करना पड़ता है। यहाँ पर 105 कंप्लीटेड यूनिट मल्टीप्लाई बाय वो आपको जो दे रखा है 1, 2 और 1 आ जाएगा सर। ओके, वैल्यू कितना आ गया? ये 150 इंटू 1 150, 105 इंटू 2 210 और 105 इंटू 1 105, क्या आ जाएगा? 465। यहाँ लिख दो 460। 150 यूनिट 465 कंप्लीटेड। ठीक है सर, यहाँ तक पॉइंट हो गया। अच्छा, ये द ओपनिंग स्टॉक जो दे रखा है इसका कितने यूनिट के हिसाब से, ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है। देखो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो 200 यूनिट 4 रुपये के हिसाब से है, तो 4 रुपये के हिसाब से कितना हो गया? ये 800 रुपये हो गया @4 के हिसाब से। अब सर ये कैसे निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा, खत्म हो गया। तो मेन कहानी थी क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक में WIP वाले कंसेप्ट के अंदर ये, तो इक्विवेलेंट अप्रोच के अंदर ये देखना है कि देखो आप जो इक्विवेलेंट यूनिट है उसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट यूनिट को, अगर 100% मेटेरियल खर्च हुआ तो 100% यूनिट आ गई, ठीक है। पर अगर 70% लेबर ओवरहेड खर्च हुए तो फिर 100 150 नहीं लेके चलेंगे, फिर कंप्लीटेड देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 150 में तो वो तो WIP है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। क्लियर है या नहीं? 150 तो WIP है ना दोस्त, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो WIP में अभी कंप्लीटेड कितनी है? 105, 70%। टोटल कर लो, 800, 1050, 2250 और 1125, क्या जाएगा? 52
25, यहाँ पर आ जाएगा 5225, जिसमें से 465 हमने माइनस कर दिए, क्या जाएगा 4760, और डिवाइडेड बाई 11 से करूँगा तो क्या जाएगा 4.33 @4.33 पर यूनिट आ गई मेरी। अगर नेक्स्ट प्रोसेस में जो भेजा उसको डिवाइड करके 4.33 या 4.327 भी कह सकते हैं उसको, पर यूनिट आ जाता है। तो इस तरीके से हो जाता है। फिर भी मैं आपको क्या एक बार और कहूँगा कि भाई इसको करने के 2 तरीके होते हैं, क्वेश्चन अलग-अलग आ सकता है, तो फॉर्मेटिंग अलग-अलग बनेगी, फॉर्मेटिंग अलग-अलग बनेगी, तो उस पे आप कंसीडर करिएगा। अभी तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, तो कंसेप्ट में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस आएंगे वो फॉर्मेट में आएगा। फॉर्मेट में कब आएगा? अगर आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अलग-अलग करके दे रखा है परसेंटेज, तो ऐसे बनेगा, और अगर अलग-अलग नहीं दे रखा तो फिर एक पर्टिकुलर जहाँ बनेगा अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, इस तरीके से बनेगा। ठीक है? चलिए अब अगला कंसेप्ट पे आ जाते हैं। करा होगा स्टूडेंट तो एक चीज़ और है, छोटा सा कॉन्सेप्ट वो भी देख लो। देखो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया अगर आपको नॉर्मल लॉस दे रखा है तो नॉर्मल लॉस की परसेंटेज कहाँ पर अप्लाई करनी है, तो 2 केस बनते हैं। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और इनपुट, तीनों चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, फिर आप इनपुट जोड़ो, फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो, तो नेट जो आएगा ना उसका आपका नॉर्मल लॉस होगा, उस पर आपका नॉर्मल लॉस होगा। तो परसेंटेज नॉर्मल लॉस की कहाँ अप्लाई होगी? अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, इनपुट दे रखा है कितना लगा है, मान लो 200 ओपनिंग स्टॉक है, 1050 इनपुट हो गया, 1250, और आपका जो अभी निकला हमने 150 रुपये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, तो बचा कितना 1100। तो 1100 में नॉर्मल लॉस का परसेंटेज अप्लाई करके नॉर्मल लॉस निकाला जाए। पर क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग इनपुट दिया हुआ है, पर ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है नील। तो ऐसे केस के अंदर जो नॉर्मल लॉस है वो आप कैसे निकालेंगे? नॉर्मल लॉस इजिकल टू इनपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनपुट आपको दे रखा है, क्योंकि फिर आप ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर सकते ना। ये प्रोसीजर तभी अप्लाई करेंगे जो ओपनिंग, क्लोजिंग और इनपुट दिया हो, तो जो नेट बचेगा उसका आपका नॉर्मल लॉस के परसेंटेज अप्लाई। पर यहाँ पर तो इनपुट ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं है, तो अब क्या होगा? जितना आपने इनपुट लगाया था, जैसे नॉर्मली करते हुआ रहे, जो हमने इनपुट लगाया उस पर नॉर्मल लॉस का परसेंटेज अप्लाई करते थे। हम यही तो करते थे, इनपुट पे ही नॉर्मल लॉस का परसेंटेज अप्लाई करते थे। पर नई चीज़ क्या है? पर अगर आपको ये दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इनपुट, तो ऐसे केस के अंदर आप जो नेट अमाउंट आएगा उस पर निकालेंगे। तीसरा एक पॉइंट और समझ लो, तीसरा पॉइंट, और यहाँ पर भी तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर क्वेश्चन आपको क्लियरली मेंशन कर रहा है कि नॉर्मल लॉस का जो परसेंटेज है वो सिर्फ इनपुट पे ही निकालो, भले ही ये तीनों दे रखा है, तो फिर इनपुट पे ही निकालना। तो क्वेश्चन अगर परसेंटेज आपको दे रखी है तो उस केस के अंदर, ठीक है। चलिए अब अगला कंसेप्ट आता है कि यही इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अप्रोच अगर हम डब्ल्यू आई पी वाला कह रहा हूँ, अगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अप्रोच हम लगाते हैं वेटेड एवरेज मेथड पे, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है? देखो फीफो मेथड भी हमने पढ़ा है, वेटेड एवरेज भी पढ़ा है हमने। तो क्या कहता है? प्रोसेस कॉस्ट आर समटाइम कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्ट को हम कभी कभी एवरेज कॉस्ट पे भी कंप्यूट करते हैं, वेयर वेयर द डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मतलब कि हमने ओपनिंग स्टॉक में कितना काम कर लिया, कितना बकाया है, क्लोजिंग स्टॉक में कितना काम कर लिया, कितना बकाया है, वेयर द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन। अगर आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हुआ कि ओपनिंग स्टॉक में कितना काम हो चुका था और कितना होना बाकी है, ये अगर नहीं दिया है, तो वेटेड एवरेज मेथड का यूज किया जाएगा उसमें कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले पॉइंट पे समझ में आया कि भैया देखिए वेटेड एवरेज मेथड कब यूज करेंगे? अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक का, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है, जैसे कि एक आप क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर डब्ल्यूआईपी दे रखा है, उसका आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा है कि कितना परसेंट काम हो गया है, कितना परसेंट हो गया है इसमें, तो फीफो मेथड यूज कर लो। और अगर आपको ये नहीं दिया तो फिर आपको वेटेड एवरेज मेथड यूज करके कॉस्ट को कैलकुलेट करना होगा। इन वेटेड एवरेज मेथड द एवरेज प्रोसेस कॉस्ट इज ऑब्टेन एज फ्लो। तो हम फिर क्या निकालते हैं? एक एवरेज प्रोसेस कॉस्ट निकालते हैं, और वो किस तरीके से निकालेंगे? इस तरीके से, जैसे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस कॉस्ट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट यूनिट। क्या बोला?
जो कॉस्ट आएगी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की वो ले लो। और भाई ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या है, पिछले साल जो यूनिट बकाया थी वो अगले साल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हो गया ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस जो आपने इस बार इंट्रोड्यूस करी उसको भी तो बनाया होगा, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई टोटल यूनिट की, तो टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया, सिंपल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है एवरेज बेसिस पर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम टोटल कॉस्ट लेके चल रहे हैं, पर ओपनिंग की भी ले रहे हैं और जो इंट्रोड्यूस करा वो, और डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट जो इक्विवेलेंट नेचर की है, इक्विवेलेंट मतलब जो कंप्लीटेड मानते हैं हम, उसके बेसिस पर डिवाइड करके निकाल लीजिए। यहाँ से आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। इसके बाद मटेरियल लेबर ओवरहेड, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। पहला कह रहा है मटेरियल लेबर ओवरहेड, सबसे पहले आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। अब आपने ऐसे ना जोड़कर, अरे आपने हॉरिजॉन्टल ना जोड़कर वर्टिकल जोड़ लिया, ठीक है, बात वही है भाई। कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी अगर आपको तीनों अलग अलग दे रखे हैं, मैंने वही कहा ना, दो पर तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तो डायरेक्ट बोलेगा तो आप वो डायरेक्टली फॉर्मूला बनाए, जब आप तीनों का बोल रहा है अलग अलग परसेंटेज, तो तीनों अलग निकालना, मटेरियल लेबर ओवरहेड, ठीक है, अलग निकाल लो। फिर कॉस्ट जो आपने इंक्लूड करा है वो जोड़ लो। इसके बाद अगर आपके पास कोई स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि जो पैसा मैंने खर्च करा फिर बाद में मुझे कबाड़ के भाव बेचकर वो चीज़ आ गई, है ना, वेस्टेज जो आ गई मेरे को उसके कबाड़ के, तो वो मैं कस्टमर से चार्ज नहीं करूंगा। स्क्रैप वैल्यू हमेशा लेस करते हैं कॉस्ट में से, वो आपने यहाँ से लेस कर दिया। अब आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, एंड डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट से, इक्विवेलेंट यूनिट से, बात वही है सर, बात वही है, टोटल इक्विवेलेंट से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस्ट पर यूनिट, बात वही है, उधर भी यही करा इधर भी यही करा। आगे बढ़ेंगे। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वेटेड एवरेज मेथड इज टू इवन आउट द फ्लक्चुएशन इन प्राइसिंग, हेंस इज यूज्ड व्हेन द प्राइस फ्लक्चुएशन वाइडली ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। तो वेटेड एवरेज मेथड का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप ये इवन आउट करना चाहते हैं कि फ्लक्चुएशन क्या है प्राइस के अंदर, प्राइसिंग के अंदर क्या फ्लक्चुएशन है। भाई मैं आज काम कर रहा हूँ तो प्राइसिंग क्या है चल रहा है, और आगे मैं और काम करूंगा तो प्राइसिंग क्या रहेगा, तो फ्लक्चुएशन रहते रहते ना प्राइसिंग में, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जो प्राइसिंग का फ्लक्चुएशन है वो कंसीडर करते हुए यहाँ पर वेटेड एवरेज मेथड का ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसको हम यूज करें। तो अब एक छोटा सा मैंने यहाँ पर ले लिया कि डब्ल्यूआईपी अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो, उसका सॉरी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो एज्यूम करना 100% काम, एक एजम्पशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं है, तो इसको क्या बोल रहा है कि आप एज्यूम करो कि मटेरियल 100%, लेबर 100%, ओवर 100, उस बेसिस पर आप काम करो। तो ये अजम्पशन है जो हमारे मॉड्यूल के अंदर दे रखी है, जो हमें फॉलो करना पड़ता है। के बाद ओपनिंग डब्ल्यूआई का पिछले साल कोई काम नहीं हुआ और सारा काम इस साल होगा, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। लिखा भी है मैंने हिंदी के अंदर कि अगर आपको ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, देखो वेटेड एवरेज मेथड कब यूज करना है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड आपको तब यूज करना है जब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, जब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन ना हो। तो दिमाग में हिट कर गया, अब लगेगा यहाँ पर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, ठीक है सर, ये लगेगा। और अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं है तो तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, भाई क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, डिग्री ऑफ कंप्लीशन तो गिवन ही नहीं है, वेटेड एवरेज तो लगाना है पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी तो गिवन होना चाहिए। तो एज्यूम्पशन ये लेनी है कि ये मानते चलना है कि पिछले साल जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी उस पर कोई काम नहीं हुआ, सारा काम इस साल होगा, तो सारा 100% जो लेबर मटेरियल ओवरहेड लगना है वो इसी साल लगेंगे। ये हम एज्यूम करते हुए चलेंगे एज पर दी इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, ठीक है। चलो ये कुछ वेटेड एवरेज का था। देखिए हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन करते वक्त हम ये सोचते हैं, ट्राई करते हैं कि भाई जल्द से जल्द चीज़ों को हम कंसिडर करें। दे रखा है क्वेश्चन कराता हूँ, एक दूसरे एक क्वेश्चन वैसे भी करा लेता हूँ, एक क्वेश्चन आपको वो भी करा देता हूँ कि अगर आपके पास डायरेक्ट दिया होता तो उस केस के अंदर आप कैसे परसेंट, मतलब फॉर्मेट जो है वो अलग कैसे होता, कॉन्सेप्ट तो वही है, फॉर्मेट अलग कैसे होता है, वो एक वो भी करा देते हैं जिससे आपको वो भी एक आइडिया हो जाए कि आपको ऐसे नहीं दे रखा होगा मटेरियल लेबर ओवरहेड ना देकर आपको डायरेक्ट दिया हो, भाई 60% पूरा कंप्लीट हो गया और इतना रह गया, ठीक है सर, एक क्वेश्चन उसका भी देख लेते हैं। ये लो सर, मैंने खोल दिया है बुक, और मैंने देखा है कि यार यहाँ पर ना एक चीज़ और है कि जब आप ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जैसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अप्रोच का जब आप क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो एक काम करते हैं, हम दो क्वेश्चन करते हैं,
दोनों नए फॉर्मेट से, जो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट वाले गिवन है, जो आपको बता रहा था कि दो फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक फॉर्मेट ये है कि जब आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का अलग अलग दिया हो, और जब आपको अलग अलग ना दिया हो। तो एक काम करते हैं, इलस्ट्रेशन 4 है, इसको फीफो और वेटेड दोनों से करते हैं। आंसर आपको बुक में ही दे रखा है, इधर से देख लेना, सिर्फ समझने के पर्पज से करो, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आएगा तो आप कर ही लोगे। समझने के पर्पज से एक बार देख लो। आंसर यहीं पर दे रखा है, यहीं पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको। और नए फॉर्मेट में भी आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। मतलब नए फॉर्मेट कुछ नहीं है, मैंने आपको जैसे कि समझाया कि बेसिकली जो मैं आपको फॉर्मेट पढ़ा रहा हूँ ना, वही ज़्यादा क्वेश्चन में यूज होता है। पर क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेता है। जैसे कि इधर देखो, ओपनिंग WIP ऑफ 1000 यूनिट, कितने यूनिट हमने बना रहे, 1000 यूनिट, जिसमें 60% कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कह रहा था कि भाई मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अलग अलग नहीं दिया हुआ, कह रहा भाई 60% कंप्लीट हो चुका है इसमें का। तो इस साल कितना और करना बाकी है, 40%, राइट, ठीक है। जिसकी कॉस्ट आती है 1,10,000, जो 60% काम हुआ है ना उस 1000 यूनिट पे, उसकी 1,10,000 रुपए की कॉस्ट है। तो पहले मैं इसको फिर से फीफो मेथड से करवाता हूँ, फिर सेम इसको एक वेटेड एवरेज से कराऊंगा, तो दोनों कंसेप्ट फिर से रिवाइज हो जाएगा एक बार, राइट। देखिए, तो ओपनिंग WIP है 1000 यूनिट का, जिसमें 60% काम कंप्लीट हो गया है, और जो काम कंप्लीट हो गया उसकी कॉस्ट है 1,10,000 रुपये। जो काम होगा अब कंप्लीट 40%, उसकी कॉस्ट हम निकालेंगे। यूनिट इंट्रोड्यूस करिए ड्यूरिंग द पीरियड 10,000 यूनिट, और उसकी यूनिट की कॉस्ट है 19,30,000। अगले प्रोसेस में जो यूनिट भेजनी है वो है 9,000 यूनिट, और जो क्लोजिंग WIP है वो 800 यूनिट का। अब मेरी बात सुनना, 1000 यूनिट का आपका ओपनिंग WIP था, 10,000 यूनिट आपने 10,000 यूनिट आपने इंट्रोड्यूस करी, इसमें से 9,000 यूनिट आप अगले प्रोसेस में भेजेंगे, तो 2,000 यूनिट का 2,000 यूनिट का होना चाहिए था ना क्लोजिंग स्टॉक। भाई 1000 यूनिट आपका है ओपनिंग WIP, जिसमें 10,000 आपने इंट्रोड्यूस करी, 11 हो गई, 9,000 आपने अगले प्रोसेस भेज दी, तो 2,000 WIP बना जाए। 800 कैसे, इसका मतलब जो 800 बचा, इसके बाद 1,200 रुपए का लॉस है सर इसके अंदर, 1,200 का लॉस, 800 कैसे बच गया। याद करो, सिंपल प्रोसेस अकाउंट ऐसी तो निकालते थे, अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, और बता भी रखा है। कहता है क्लोजिंग स्टॉक को WIP 800 नहीं, जिसमें 75% काम कंप्लीट हो गया, हमें यही चाहिए, अगले साल जो होगा हमें उससे मतलब नहीं है। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एज 10% ऑफ द टोटल इनपुट इंक्लूडिंग द यूनिट प्रोसेस इन द बिगिनिंग। कह रहा है नॉर्मल लॉस जो है वो 10% है टोटल यूनिट इनपुट का, जो इनपुट आपने लगाया था, पर उसमें जोड़ देना वो यूनिट जो आपका बिगिनिंग में प्रोसेस करा है। मतलब 10,000 जो इनपुट लगाया था, और 1,000 जो ओपनिंग WIP, 11,000। कहता है स्क्रैप रियलाइज 10 रुपये पर यूनिट, मतलब हमारे को स्क्रैप मिल गया, तो स्क्रैप में हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट हम कस्टमर से चार्ज नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल लॉस का बर्डन हम कस्टमर पे नहीं डालते। सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल दिया। नॉर्मल लॉस का बर्डन हम कस्टमर पे डालेंगे, पर स्क्रैप वैल्यू जो आ जाएगी उसको लेस करके डालेंगे। कॉन्सेप्ट समझाया था प्रोसेस पहले, ब्रेक से पहले। स्क्रैप आर 100%, 100% स्क्रैप जो हो गया वो रियलाइज हो गया 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, यूजिंग फ्यू मेथड कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता पेपर के अंदर, समझने के पर्पज से दे रखा है, पर पेपर में आता है वो बड़े वाले, जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जो आपको इससे पहले करा चुका हूँ। अब देखिए इसका फॉर्मेट बनता कैसे है, पहले पर्टिकुलर लिख लो, मतलब छोटी डिटेल जो हमने पिछली बार भी लिख रहे थे, फिर आगे यूनिट, ये भी हम पिछली बार लिख रहे थे, फिर ये भी हम पिछली बार लिख रहे थे, बट हमने पिछली बार ये नहीं लिखा था, हमने सिर्फ इनपुट डाला था। हमने यहाँ से स्टार्ट करा था कि इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, एंड उसके बाद वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ऐसा वाला। अब यहाँ पर तीनों तो दिन लगा, फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट वही है, बट यहाँ पर इन्होंने अलग से यहाँ पर दिखा दिया। इसको नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमने, हमारा फॉर्मेट क्या था आप खुद देखो, हमारा फॉर्मेट में क्या था, इनपुट था, क्या इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद पर्टिकुलर्स था, आउटपुट था, फिर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की परसेंटेज और यूनिट थी, यही था। अब इधर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ना होते हुए एक ही परसेंटेज है, तो एक ही कॉलम बन गया, सीधा खत्म होगी बात, वही चीज़ है। हाँ, अब इन्होंने नया फॉर्मेट में, इसमें फॉर्मेट में ये करा है कि पर्टिकुलर्स और यहाँ पर ऐड कर दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर डिटेल लिख तो रहे हो। अब आ जाओ ध्यान से देखो, ओपनिंग WIP आपका 1000 है, और यूनिट इंट्रोड्यूस करिए आपने 10,000, बात खत्म हो गई। उस 1000 में से 40% काम अभी होगा, 60 हो गया, 40 और होगा, तो कितना इक्विवेलेंट बनेगी, 400 यूनिट की इक्विवेलेंट, राइट। 10,000 में से 10,000 में से तीन चीजें हुई, 8,000 यूनिट हमने प्रेस आउटपुट पूरी इनपुट बन गई, क्योंकि देखो 10,000 यूनिट जो हमने इनपुट इंट्रोड्यूस करी, उसमें से 9,000 तो हमने बाहर भेज दी, 9,000 तो हमने बाहर भेज दी, फिर कुछ नॉर्मल लॉस हुआ, फिर क्लोजिंग WIP रहा, फिर कुछ एबनॉर्मल लॉस भी रहा होगा। अभी देखो कैसे बताता हूँ एक एक करके। देखो इधर देखो, इधर देखिए सर, 1000 यूनिट का इनपुट, 10,000 यूनिट मैंने इंट्रोड्यूस करी, कितनी हो गई, 11,000, ठीक है सर।
इसका नॉर्मल लॉस निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1100, क्योंकि वो कह रहा था नॉर्मल लॉस जो होगा वो 10% लेना आपको इनपुट का और बिगिनिंग का। मैंने ले लिया, माइनस कर दो। माइनस करने के बाद 11,000 में से 1100 गई, क्या बची 9900। 9900 में से आपकी 9000 यूनिट मैंने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करी, बची चीज थी 900, पर हमारी तो 800 ही बची है, तो यहाँ से क्या निकल गया 100 का एबनॉर्मल लॉस। क्लोजिंग स्टॉक तो 800 ही है ना, 9000 में नेक्स्ट प्रोसेस में, तो 100 का एबनॉर्मल लॉस भी निकला। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में दोनों बातें आ गई। करना कैसे है, 8000 यूनिट जो है फ्रेश इनपुट 100% काम हो चुका उस पर, 9000 यूनिट ट्रांसफर करा नेक्स्ट प्रोसेस पे, 1100 का नॉर्मल लॉस है, क्लोजिंग WIP है 800 यूनिट का, 75% काम हो गया है, तो मतलब इक्विवेलेंट, ये सिर्फ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, कॉस्टिंग नहीं कर रहा है यहाँ पर मैं, कि आप कॉस्ट से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनका। मैं बस ये देख रहा हूँ कि जो यूनिट आपने लगाई थी उसमें से 100% काम क्या हो गया 8000, तो इनपुट जो फिनिश प्रोडक्ट बना उसमें 8000 हो गया, 9000 आपने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है 9000 आपने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद आपने देखा नॉर्मल लॉस निकालता हूँ, नॉर्मल लॉस जो है मेरा 1100 यूनिट का है। अब 1100 यूनिट का जो मेरा नॉर्मल लॉस है उसकी कोई इक्विवेलेंट अप्रोच थोड़ी ले, वो तो लॉस हो गया ना। फिर 800 यूनिट का मेरा क्लोजिंग WIP, इसमें कह रहा था 75% इस साल काम हो गया, ले लो कितना आ गया 600 यूनिट का। और एबनॉर्मल लॉस जो हो गया वो बैलेंसिंग फिगर से आ गया, क्योंकि 11,000 में से 800 सब कुछ माइनस करने के बाद 100 यूनिट बचे, तो वो एबनॉर्मल लॉस हो गया। और एबनॉर्मल लॉस का परसेंटेज जो आपको दे रखा है वो है 100%। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो आपकी गलती की वजह से होता है, आपकी गलती की वजह से होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसमें हमने सारा, हम एज्यूम करके चलते हैं कि इसमें हम सारा काम कर चुके हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड जितना हो गया, 100% कंसीडर करके इसको 100 टोटल इक्विवेलेंट के हिसाब से मान रहे हैं। नॉर्मल लॉस वेस्टेज है, वो होना ही है, उस पर हम रोक नहीं सकते। हम यूनिट बनाएंगे वो वेस्ट निकलेगा, उस पर हम ये नहीं मान के चलेंगे कि जो नॉर्मल वेस्टेज निकली उस पर हमने काम किया। क्योंकि आप खुद समझो, मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मान लो मैं पेन बना रहा हूँ, तो इस पेन का जो शेप देने पे जो वेस्टेज निकलेगी उस पर मैंने थोड़ा मटेरियल 100% ये लगाया, वो तो वेस्ट निकल रहा है, मैं तो इस पे लगा रहा हूँ ना अपना मटेरियल, तो उससे जो वेस्ट निकल रहा है उसका हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्या नहीं कंसिडर करेंगे? इक्विवेलेंट, क्योंकि वो वेस्ट है। पर एबनॉर्मल पेन बनकर तैयार हो गया, अब ये टूट गया, सारा पैसा लग गया था, मटेरियल लग गई, 100% लेबर, 100% ओवरहेड लग गया, अब ये पेन खराब हो गया, मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से टूट गया। तो अब कहूंगा ना कि भाई पेन बना दिया था, उसकी मेरी वजह से ये खराब हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, जिसके वजह लगा तो उसमें पूरा ना, इसलिए कंसेशन में आया कि एबनॉर्मल लॉस में हम 100 ले रहे हैं, पर नॉर्मल में नहीं ले रहे, वो वेस्टेज है। पर एबनॉर्मल कोई वेस्ट नहीं है, वो आपकी गलती की वजह से हुआ है, या तो पेन आपने गिर गया खराब हो गया, या पेन आपका बनाते बनाते खराब हो गया, सब कुछ लगा, तो कुछ भी हो सकता है उसमें। ये आपका फॉर्मेट है जिसके अंदर फिर आपको मैंने बताया कि सिंपल, फिर तो एक सिंपल सी चीज़ है कि भाई जो भी कॉस्ट आपका आएगा 19,30,000, ये 19,30,000 की कॉस्ट कैसे आई है, पहले नीचे आ जाओ। 19,30,000 रुपये की कॉस्ट ऑफ प्रोसेस फॉर अ पीरियड। क्वेश्चन कहाँ है भाई, क्वेश्चन दिखाओ। तेरा 19,30,000 की कॉस्ट है 10,000 यूनिट की, जिसमें से स्क्रैप भी हमारे पास आया है, तो स्क्रैप को हमने यहाँ से लेस कर दिया, जिसका बर्डन हम कस्टमर पे नहीं डालते। तो मेरा पैसा खर्च हुआ 19,30,000, और जो मेरा नॉर्मल लॉस हुआ उसको 10 रुपये के हिसाब से मैंने बेचा, 11,000 में मुझे स्क्रैप के भाव मिल गया, तो 19 लाख। देखो 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट मैंने बनाई, इंट्रोड्यूस करी, जिसमें 1100 का मेरा नॉर्मल लॉस हो गया। अब मैं यूनिट माइनस करता हूँ, यूनिट आपका मैंने कहा 1100 का नॉर्मल लॉस हो गया, बट उस 1100 का बर्डन जो नॉर्मल लॉस हो वो तो मैं कस्टमर से ला लूंगा ना, तो मैं कॉस्ट से तो माइनस नहीं करूंगा ना सर, कॉस्ट से नहीं कम करूंगा ना। मैं ये कहूंगा कि जो मेरा नॉर्मल लॉस के बाद यूनिट बची उसको बेचकर मैं कस्टमर से 19,30,000 रिकवर करूंगा। भाई सोचो, अगर 10,000 यूनिट में लगाता हूँ, उसमें मेरी कॉस्ट आती है 19,30,000, 1,000 यूनिट का लॉस हो जाता है, 1,000 यूनिट का लॉस हो जाता है, तो मेरे पे बची कितनी 9,000, तो 9,000 बेचकर 19,30,000 कस्टमर से चार्ज करूंगा ना सर। नॉर्मल लॉस का तो मतलब ये हुआ ना कि 19,30,000 चार्ज करो, जो रिमेनिंग आपकी बच गई लॉस होने के बाद, उस लॉस से आपने जो स्क्रैप कमाया वो तो माइनस कर लो, वो क्यों कस्टमर से चार्ज करो। ये लॉजिक मैं सारा आपको दे चुका हूँ ब्रेक के पहले। 19,19,000 आ गया, समझ में आया? इतने मेरी कॉस्ट आई थी, इतना मेरा नॉर्मल लॉस हुआ, मैं इतना चार्ज करता, पर स्क्रैप के भाव बिक गया, 11,000 मिल गए मुझे वापस। अब मैं 19,19,000 में कस्टमर से चार्ज करूंगा। 19,19,000 में से आप देखो कितनी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ जो टोटल मैंने आपको आज स्टार्ट ब्रेक से बाद स्टार्ट करने से पहले क्या बताया,
कि हम ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मुझे चाहिए होता है यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट, टोटल यूनिट चाहिए होता है जो फिनिश होनी है। अगर नहीं हुई है तो उसको कन्वर्ट करो इक्विवेलेंट में, जिससे टोटल यूनिट फिनिशिंग वाला है। तो 11,000 यूनिट था हमारे पास, पर इसमें WIP भी है, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, तो हमने इसको कन्वर्ट करा इक्विवेलेंट पे 90/100, तो आ गया 210.88 कॉस्ट पर यूनिट। समझ में आ गया? अब ये 210 आ गया, अब आप सीधा सीधा कॉस्ट निकाल लो। 400 यूनिट WIP है, 210 के हिसाब से इतने रुपए की कॉस्ट आ गई। ठीक है, WIP वाला। फिर उसके बाद इसके बाद 1000 यूनिट में से, सुनो, 1000 में से, और एक यार एक चीज और दिखा दूं आपको, एक चीज और देखो सर, ये 400 यूनिट की कॉस्ट डाली है ना मैंने यहाँ पर। अब 600 यूनिट की कॉस्ट नहीं डालोगे जो आपकी कंप्लीट हो गई थी, वो भी तो डालेंगे ना। उस 600 यूनिट की कॉस्ट थी 1,10,000 रुपये। तो कंफ्यूज मत होना, जो नीचे 1,10,000 रुपये दे रखा है ये 400 यूनिट का हो गया, और ये 1,10,000 दे रखा है 600 यूनिट का है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन था कॉस्ट ऑफ WIP एट बिगिनिंग। जो 60% WIP कंप्लीट होगी वो 1,10,000 का था, वो यहाँ आ गया, और 40% जो यहाँ पर 400 यूनिट का है उसकी हमने अभी निकाल ली, क्योंकि हमने इस बार उसको बनाया होगा। फिर 1000 यूनिट जो कंप्लीटेड यूनिट हो गई, क्योंकि जो WIP है उसमें 60% काम पहले हुआ था, उसकी कॉस्ट है 1,10,000, और 40% का इस साल हुआ है, तो उसकी कॉस्ट मैंने ऊपर जोड़ी, दोनों को कंप्लीट करके इतना आ गया। तो 1000 यूनिट कंप्लीटेड WIP यूनिट का कॉस्ट है 1,94,000। फिर हमने देखा कंप्लीट प्रोसेस यूनिट, जो हमने पूरी यूनिट कंप्लीटेड कर दी 8,000, उसकी कॉस्ट 210 के हिसाब से जो कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया। उसके बाद हमने देखा एबनॉर्मल लॉस है 100 यूनिट का, जिसमें 210 के हिसाब से हमने निकाल लिया, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर होगा। उसके बाद हम देखा 600 यूनिट, वैसे तो 800 WIP था क्लोजिंग, पर हमने इक्विवेलेंट यहाँ पर देख रहे हैं 600 और 210 के हिसाब से, ये आपके क्लोजिंग WIP इक्विवेलेंट वाली बन जाती है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन है, वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको समझाया, वो नीचे एक्सप्लेन कर दिया इंस्टीट्यूट ने, पर उसकी जरूरत नहीं है, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यही सेम क्वेश्चन आपको करना है, यही सेम क्वेश्चन आपको करना है सर, किस बेसिस पर? वेटेड एवरेज मेथड से। अच्छा एक चीज और बता दूं भाई, स्टूडेंट बाद में कमेंट करे या पूछे कि सर ये 8,000 कहाँ से आया, ये भी आपको बता देता हूँ। देखो 8,000 कैसा आया, आपने 10,000 यूनिट का इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है, आपने 10,000 यूनिट, या 8,000 कहाँ से आया वो भी देख लो आप, गड़बड़ हो जाए फिर आपको समझना है। 8,000 में से 10,000 यूनिट का आपने इंट्रोड्यूस करा था, ओपनिंग WIP छोड़ दो, 10,000 इंट्रोड्यूस करा था, जिसमें से 1100 का लॉस है, नॉर्मल लॉस 1100 का हटा दिया, क्या बच जाएगा 9900, नहीं 8900, 1100 हटाने के बाद क्या बच गया 8900, जिसमें से 800 का मेरा WIP है क्लोजिंग, क्लोजिंग WIP हटाने के बाद 8100 बच गया। इसके बाद 100 रुपये मेरा एबनॉर्मल है, वो हटाने के बाद मेरा 8,000 आ गया, मतलब ये वो 8,000 पूरी कंप्लीटेड है, ऐसे निकला। और 8 में से 1000 मैंने ओपनिंग WIP कंप्लीट करा, 9,000 ट्रांसफर कर दी, समझ में आया 8,000 कैसे आया, क्लियर है? तो बाद में कंफ्यूजन ना हो। मतलब नॉर्मल लॉस क्या करा, 10,000 में से मैंने नॉर्मल लॉस हटा दिया, अब नॉर्मल लॉस हटा दिया, वो मेरी लॉस हो गया है, और क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया, तो अब ये वो यूनिट है जो मेरी कंप्लीट फिनिश गुड हो गई, तभी तो 100% लिया। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया भाई, मुझे लगा ये समझ ना आया आपको। अब देखो सेम क्वेश्चन हम करेंगे WIP से और वेटेड एवरेज से, नीचे सेम कॉन्सेप्ट है वेटेड एवरेज से। अब वेटेड एवरेज क्वेश्चन आपको समझ में आता है, 1000 मेरे WIP था, 10,000 मेरा इनपुट था, यूनिट कंप्लीटेड कितनी है जो हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में 9,000, यूनिट कंप्लीटेड कितनी है जो हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं 9,000, कैसे 8,000 तो यहाँ से निकला, 1,000 वहाँ से, कितना हो गया 9,000। अब ऐसे भी लिख सकते हैं WIP कंप्लीटेड हो गई 1,000 और अब क्या 9,000। अच्छा पॉइंट ये है कि WIP मेथड हम तब यूज करते हैं जब ओपनिंग WIP का हम गिवन नहीं होता, क्या गिवन नहीं होता, डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं होता। अब उसने इस वाले क्वेश्चन के अंदर तो इन्होंने ये कह दिया कि भैया इलस्ट्रेशन नंबर 4 से सॉल्व कर लो वेटेड एवरेज मेथड से, पर वेटेड एवरेज मेथड हम तब कंसीडर करते हैं जब आपका ओपनिंग WIP में डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं है। अब उस वाले क्वेश्चन में तो ओपनिंग WIP कंसीडर है, तो हम उसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। अरे वेटेड एवरेज तो तभी लगा पाओगे ना दोस्त जब ओपनिंग WIP की डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन ना हो। अब डिग्री ऑफ कंप्लीशन उसमें दे रखा था 60% कंप्लीट, अब इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, वो लाइन छोड़ दो और लिख दो कि 1,000 यूनिट मेरा आपको ओपनिंग WIP है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं है, ऐसा मान के चलो। तो अब देखना कि जब डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं होता तो वेटेड एवरेज लगाते हैं और एज्यूम करते हैं कि 100% काम इसी साल होगा, तो 100% जब काम इस साल होगा तो इतनी यूनिट मेरी कंप्लीटेड हो जाएगी इस साल पूरी की पूरी।
तो 1000 यूनिट मेरी ये कंप्लीट हो गई। 8000 यहाँ से निकली जो मैंने आपको सिखाया अभी। 10 में से 1100 800 100 माइनस कर दूंगा तो 9000 आ जाएगा। क्लियर है? 8000 प्लस 1000 कितनी होगी? 9000। ये पूरी कंप्लीट है। ठीक है, अब 9000 का बाइफरकेशन बता दूं। 9000 में से 8000 फिनिश गुड है, वो भी इस साल करिए, और 1000 जो है वो WIP है। पिछले साल मान का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब WIP में डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं होता तो ये मान कर चलते हैं कि इस साल पूरा खर्च हुआ है पैसा, 1000 वो खर्च हुआ है, तो 9000 पूरी फिनिश गुड बन गई। क्लियर हुआ? समझ में आया? फिर वही चीज, ये तो हमारा वैसे का वैसे ही है। तो वहां पर था 9000 में, यहाँ पर कुछ वहां पर अलग था और यहाँ अलग आया। वहां पर क्या था? वहाँ 1000 का 40% 400 लिया था, और 8000 8400 लिया था, और प्लस 600 और 700 लिया था। 400 और 600 9000 9100 लिया था। यहाँ वहाँ 9100 आया था, यहाँ 9700 आया। क्यों? क्योंकि फर्क क्या है वो समझ लो। फर्क यही है कि जो 1000 यूनिट WIP है ना, उसमें 60% काम पहले हुआ था और 40% अब हुआ था। तब वहां पर 60 को हटाकर 40 वाला 400 लिया था। तो 600 का जो फर्क आ रहा है वो यही 600 का फर्क है WIP में। ये क्या, यही 600 का फर्क है WIP में, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि WIP में जो ओपनिंग WIP दे रखा है उसका अभी हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं गिवन, तभी वेटेड एवरेज लग रहा है। और अगर गिवन नहीं है तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि पूरा WIP हमने इसी बार खर्च करा, हमारा बनाया है, तो पूरा इस बार बनाया तो 100%, बस यही है। और बाकी सारा प्रोसेस वैसे का वैसे ही है। अब इधर टोटल कैसे निकालोगे? वही 1,10,000 रुपये कॉस्ट ऑफ, ये देखो मैंने बताया था, भूल तो नहीं गए? मैंने अभी बताया नहीं था कि जब आप कॉस्ट निकालोगे तो तरीका क्या होगा इक्विवेलेंट निकालने का? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, ये चीज भी फर्क समझ लो, ये चीज फर्क समझ लो। जब आप फीफो मेथड करते हैं तो ओपनिंग WIP की कॉस्ट नहीं डालते। जब आप फीफो मेथड करते हैं तो ओपनिंग WIP सीधे डालते हैं कॉस्ट ऑफ इनपुट, जो आपने लगाया 1930, उसमें से नॉर्मल माइनस करेंगे तो 19,19,000 आएगा, डिवाइडेड बाय 9100, ये करा था आपने। पर जब आप WIP करते हैं तो यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP भी लेना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस जो लगा है वो, फिर आप स्क्रैप वैल्यू तो माइनस, और जो बच जाएगा उसको आप इक्विवेलेंट से डिवाइड करके फिर निकालेंगे। यही फर्क है WIP में और सॉरी वेटेड एवरेज और फीफो मेथड। फीफो मेथड में डायरेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, स्क्रैप वैल्यू, टोटल कॉस्ट और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट। यहाँ पर ओपनिंग भी जुड़ता है क्योंकि वेट ले रहे हैं हम। वेट का मतलब दोनों को लेंगे, दोनों की यूनिट कंसीडर करेंगे, इसलिए वेटेड बन गया वो, है ना? वेटेड में यही करते हैं। आ गया? इसके बाद तो आप सारा निकाल ही लोगे भाई। 900 यूनिट 200 यूनिट कितना रुपए, एमरन मॉडल्स का इतना मल्टीप्लाई कर दिया हर एक यूनिट से, आपके पास टोटल कॉस्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्ट। ठीक है सर? तो 2-3 बात है वेटेड और प्रोसेस में जो आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए जी, वैसे तो लगभग लगभग खत्म ही हो गया है। ठीक है जी। अब अगला आ जाता है कंसेप्ट हमारा है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर उसमें ये होता है कि जब एक प्रोसेस अकाउंट दूसरे प्रोसेस अकाउंट में यूनिट भेजता है तो वो कॉस्ट पे ना भेजकर प्रॉफिट जोड़कर भेजेगा। इससे क्या होगा, हम हर प्रोसेस अकाउंट की इफिशिएंसी और उनके काम करने के तरीके को जान सके कि हर प्रॉफिट प्रोसेस, जो हर प्रोसेस है ना, प्रोसेस 1 2 3 है, उसका हम प्रॉफिट देख पाए। तो इसमें बस इतना है कि जब हम कोई प्रोसेस 1 जब प्रोसेस 2 को यूनिट ट्रांसफ़र करता है, वो कॉस्ट में करता था, है ना? बाय प्रोसेस 2 अकाउंट फ्रॉम टू प्रोसेस 1 अकाउंट से आता था। बस अब यहाँ पर प्रॉफिट पे भी जोड़कर ट्रांसफ़र करेगा, जिससे हम हर प्रोसेस की एफिशिएंसी जान पाएँ। कंपनी के लिए ये करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरनल प्रोसेस प्रोसेस, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर हम ये करते हैं। ठीक है जी? वैसे ये एग्ज़ाम में पेपर में इतना पूछता नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए इसके बारे में। क्वेश्चन भी इसके बहुत ही रेयर आते हैं। मतलब क्वेश्चन भी आप देखो कि दिया ही नहीं होगा क्वेश्चन भी। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ होता क्या है इसमें, थोड़ा फॉर्मेटिंग समझा देता हूँ आपको। बाकी इसको छोड़ सकते हो आप, इसकी नीड नहीं है करने की, छोड़ सकते हो। चलिए, तो होता क्या है इसमें, अब 3 कॉलम बनेंगे प्रोसेस 1 अकाउंट में, 3 कॉलम बनेंगे अब। एक बनेगा सर कॉस्ट का, एक प्रॉफिट का और एक टोटल का। कॉस्ट,
प्रॉफिट एंड टोटल। एक कॉस्ट का बनता है, एक प्रॉफिट का बनेगा और एक टोटल का बनेगा। कॉस्ट, प्रॉफिट। तो अब अगर आप चाहे तो ये छोड़ के जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि टू मटेरियल आ गया, टू लेबर आ गया, टू ओवरहेड आ गया। तो इसकी सिर्फ कॉस्ट कॉस्ट आएगी, क्योंकि इनमें तो कॉस्ट कॉस्ट ही है और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा प्रॉफिट में, सिर्फ कॉस्ट कॉस्ट में आएगा। फिर टोटल कर दो, क्या जाएगा, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं प्राइम कॉस्ट, नहीं लिखना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। फिर इसमें हम माइनस करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक वहाँ नहीं दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक यहीं से लेस कर देंगे, वहाँ नहीं दिखाएंगे, यहीं से लेस कर दो। कॉस्ट का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से लेस करा और इसका टोटल में माइनस कर दिया। इसके बाद जो आएगा टोटल, उसमें आप जोड़ेंगे प्रॉफिट। इसमें आप प्रॉफिट जोड़ेंगे, टू करके प्रॉफिट जोड़ दो, टू प्रॉफिट। प्रॉफिट सिर्फ बीच में जुड़ेगा और टोटल में जुड़ेगा, राइट। जैसे कि 5,000 रुपये की कॉस्ट है, टोटली 5,000 है। अब प्रॉफिट जोड़ा 1,000 रुपये, तो यहाँ तो नहीं जुड़ेगा ना कॉस्ट में, प्रॉफिट प्रॉफिट के कॉलम में आएगा और टोटल में आ जाएगा 6,000 रुपये। 5,000 कॉस्ट, 1,000 प्रॉफिट और टोटल आ गया 6,000 रुपये। 5,000 और 1,000, ठीक है। क्या आ गया देखो ऐसे, 5,000 मेरी कॉस्ट है, 1,000 रुपये प्रॉफिट है, 5,000 कॉस्ट है, 1,000 रुपये प्रॉफिट है, और ये दोनों मिलाकर कॉस्ट हो गया आपके पास, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 6,000, इस तरीके से। और फिर यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रोसेस टू अकाउंट, कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल। बस ये करना है सर, कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल। इसके बाद सेम सेम प्रोसेस टू अकाउंट बनेगा, ये वैल्यू उठकर यहाँ आ जाएगी, उसके खर्चे, सेम प्रोसेस फिर वहाँ चले जाएगा। सेम प्रोसेस थ्री बनेगा, प्रोसेस थ्री में की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट, फिर खर्चे एंड लास्ट में फिनिश गुड बन जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस है, कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, नहीं है। बुक में सर एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, हो जाएगा सर, ज़्यादा नहीं। मैं इस क्लास को लंबी नहीं कर सकता इतनी, क्योंकि देखिए लंबी करने का मतलब नहीं बन रहा कि हमारे को ये कहा गया है मतलब एक तरीके से हम देखा जाए तो ज़्यादा लंबी क्लास में इंसान बोर हो जाता है, और इतना लंबा क्लास कर नहीं सकते। पेड क्लास में ऑलरेडी ये पढ़ा चुके हैं हम, बहुत अच्छे समझा चुके हैं। रिवीजन का मतलब आपको पता ही है कि रिवीजन का मतलब ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि अच्छा हम ये करते थे ना प्रोसेस, अच्छा इसमें ये करते थे। करने का प्रैक्टिस तो हम क्लास में करा चुके हैं, क्वेश्चन भी हम क्लास में कराए चुके हैं। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इसका आपको एक बार खुद से सॉल्व करना चाहिए। बाकी देखो मैंने सबके एक ही क्वेश्चन कराए दिए हैं, जबकि इक्विवेलेंट में तो दो दो करा दिए, है ना। तो कोशिश ये करो कि इसका एक क्वेश्चन कर लेना ट्राई, जो मैंने क्लास में कराया था, या फिर बुक में से एक क्वेश्चन उठाकर कर लीजिएगा ट्राई, जिससे आपको आएगा नहीं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रेयर है। इससे पहले के इक्विवेलेंट वाला, प्रोडक्शन वाला, वो आता है एग्जाम में, और सीधा प्रोसेस अकाउंट आता है। यही दो देखा जा रहा है बार बार रिपीटेड बेसिस पर। इस पे मेहनत नहीं करना, ज़्यादा मेहनत करनी है तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट में, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके ऊपर मैंने दे दिया है, एक क्वेश्चन मैं सिर्फ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। मेरी तरफ से यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग का रिवीजन अच्छे से मैंने करवा दिया है। होप आपको सारा रिवाइज हो गया है। एक बार आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अब इस तरीके से नए चैप्टर पे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।